एनडीए घटक दल में 4 सीटें जाता हुआ मैं देख रहा हूं। मैं वर्स्ट केस में भी भाजपा को 28 सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ देख रहा हूं। पीठ वाला जो खंजर था तेजस्वी यादव का, वो उनको उतना दर्द नहीं रहता जितना कि चेहरे पर दिया हुआ तमाचा भाजपा का दर्द। वो जानते हैं कि दही चूड़ा पूर्णतः सीटों के समझौते के लिए ही बिहार में आयोजित होती रही है। इनकी पार्टी अंदर से क्रम्बल हो चुकी है, कभी भी छूते ही गिर जाएगी। धर पकड़ प्रतियोगिता। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़ खबरों की जारी है। राजनीतिक गलियारे में भी हलचलें तेज हो गई हैं। 2024 का चुनाव है और 23 अब खत्म होने को आ रहा है। देखिए, दिसंबर के महीने में कई तरह के राजनीतिक बदलाव हम इस वक्त देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या असर इसका पड़ रहा है वो भी अब आपके समक्ष है। नेताओं के बयानबाजियों की तरफ अगर गौर कीजिएगा तो वो बयानबाजी भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। लगातार हम पंचनामा कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक समाप्त हुई है तब से कई तरह की राजनीति गतिविधियां बदली हैं। एक तरीके से कहें तो बिहार की राजनीति की वो हवा जो है वो बिल्कुल बदल रही है। नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में मिल गई है कि पटना में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग करेंगे। अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आपने देखा होगा कि जैसे ही सीटों के बंटवारे की बात आती है, नीतीश कुमार सबसे पहले अपने सांसदों से बैठक कर आत्ममंथन कर लेते हैं कि हमें कैसे अपने सांसदों को सेट करना है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला पिछले 4 महीने से अटका हुआ है और कब तक क्लियर होगा इस पर अभी तक कोई फाइनल मुहर नहीं लगा है। परेशानियां तमाम गठबंधन दलों की बढ़ चुकी हैं। तमाम जो घटक दल हैं उनकी बड़ी हैं कि भाई पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, अदर स्टेट अगर बिहार की बातचीत करें उसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति होगा। अभी इसी मंथन में ये लोग लगे हुए हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ताबड़तोड़ बैठक या फिर जो नाराजगी नीतीश कुमार की कह सकते हैं, उस नाराजगी के बीच में राहुल गांधी का फोन आना, तेजस्वी का नीतीश कुमार के आवास पर जाना, क्या कहीं से कुछ बड़ा संकेत मिल रहा है क्या? देखिए, आज का पंचनामा सीटों के शेयरिंग और तमाम विषयों पर ही आधारित रहेगा कि सीटों के शेयरिंग में क्या इंडी से पहले एनडीए में बट गई सीटें, चिराग कुशवाहा की लगी लॉटरी, मांझी पारस को किया संट, नीतीश मल्लाह के लिए लास्ट चांस। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन से पहले एनडीए में सब कुछ क्लियर हो चुका है? चलिए पंचनामा को इस पे चीरफाड़ करवाते हैं। अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सर, क्या वाकई में एनडीए में सीटों के समझौते पर सब कुछ क्लियर है कि वहाँ भी मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए, मुझे याद है दिल्ली जब मैं गया था तो एनडीए कई नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, कांग्रेस और बाकी दलों के नेताओं से भी मुलाकात हुई, लेकिन कांग्रेस और जदयू के नेता बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे सीटों को लेकर। कांग्रेस जहां इस बात को लेकर संशय में थी कि हम जो प्रपोजल पूरे देश में लेकर चल रहे हैं, चूँकि 5 राज्यों में बड़ी हार हुई है, तो एक जो डिमांड है कांग्रेस की राज्यों में, राज्य के दलों से, बड़े दलों से, वो पूरी हो पाएगी कि नहीं, सामंजस्य बैठ पाएगा कि नहीं। जदयू के लोगों को इस बात का डर है, सांसदों को, कि कहीं उनका टिकट कट मत जाए इस नेगोशिएशन में। 17 सीटों पर चुनाव लड़ना, 16 जीत कर आना, फिर 17 ले लेना वापस, मुश्किल लग रहा है। हालांकि कई सांसद कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कई का टिकट इधर से उधर हो सकता है। किसी भी स्थिति में राजद अपने सारे सांसदों को रिपीट तो नहीं कर रही है, टिकट नहीं दे रही, मतलब रिपीट इन द सेंस कि जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपीट तो नहीं कर रही है। एक बड़ा वहाँ कन्फ्यूजन है। अब दूसरी तरफ मैं जब एनडीए में मैं गया तो मैंने देखा कि भाजपा काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। ये केवल चुनाव की जीत का असर नहीं था, बल्कि भाजपा के मेंटल नोट जो एक कहा था ना कि भाजपा ने डाल रखा है खुद के लिए, उसका वो जिक्र मुझे नजर आ रहा था हर नेता के जहन में। अब जैसे ही मैं किसी नेता से मुलाकात कर रहा था और मैं पूछ रहा था कि सीटों का बंटवारा आपका कैसे होगा, दल तो ज़्यादा है इस बार, नीतीश तो मतलब मान लीजिए आधा आपने बांट लिया और फिर कुछ सीटें आपने लोजपा को दे दी, अब 2 मुंह लोजपा में खुल गए हैं, मांझी, मल्लाह, कुशवाहा, ये सब इंतज़ार में हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी मोदी जी पर भी है कि इतना कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसमें वापसी करना। इंडिया गठबंधन का निर्माण भी मोदी को रोकने के लिए ही हुआ है, वो भाजपा को रोकने के लिए नहीं हुआ है, केवल मोदी को रोकने के लिए हुआ है। इंडिया गठबंधन करना तो उससे भी पार पाना है। भाजपा ये भी जानती है कि नीतीश कुमार पर तो भरोसा कर सकते हैं विनेबिलिटी को लेकर, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, मांझी का,
मुकेश सहनी का भी कुछ बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। पारस का आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, भाग रहे हैं सारे सांसद। तो यहाँ तो सीटों को लेकर और कन्फ्यूजन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंदर अंदर मेरी मुलाकात चिराग से भी हुई। चिराग से भी मैंने यही बात कहा कि भाई आपके चाचा भी हैं, आप भी हैं, तो आपकी सीटें तो मुझे किसी स्थिति में कम होती नजर आ रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप क्यों लेकर घूम रहे हैं। तो उन्होंने एक बात मुझे चिराग पासवान ने की, देखिए अंदर अंदर सब कुछ तय हो चुका है। अच्छा। 1-to-1 मुलाकात सभी कर रहे हैं, भाजपा के जो निश्चित किए गए चेहरे हैं उनसे बातचीत हो रही है। मेरी भी बातें कई दौर की हुई हैं और जल्दी ही इसका निष्कर्ष हम आपको निकालेंगे। तो मुझे तो पता है बिहार के जो दर्शक पॉलिटिकली अवेयर हैं बिहार की राजनीति से और बिहार राजनीतिक कैलेंडर से, वो जानते हैं कि दही चूड़ा पूर्णतः सीटों के समझौते के लिए ही बिहार में आयोजित होती रही है। दही चूड़ा सबसे बड़ा पॉलिटिकल बिहार में मेला है। जैसे पशु मेला होता है तो पशुआ बिकते हैं, वैसे ही ये जो चूड़ा दही का है इसमें टिकटें इधर से उधर होती हैं, प्रत्याशी तय किए जाते हैं, सीटों का समीकरण बिठाया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको आज ही बता दूं, कमोबेश जितना मैं जान पाया हूं, सीटें अंदर अंदर बटी हुई हैं, कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन कितना पानी में है। 5 राज्यों में चुनाव जीतकर निश्चित तौर पर भाजपा को ताकत मिली है और बिल्कुल, और उनके जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, वो दबाव नहीं बना पाएंगे भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर, जेपी नड्डा पर, अमित शाह पर, नित्यानंद राय पर, सम्राट चौधरी पर, जो दबाव राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, लालू यादव पर, नीतीश कुमार पर बन सकता है। फिर मैं वही बात कहूँगा, महागठबंधन की सीटें तो मुझे फिलहाल बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन एनडीए के जितने भी दलों से मैंने बात की, जितने लीडर से मैंने बात की, एक बात जरूर सामने आ रही थी। सभी ये बात कह रहे थे कि भाजपा मेजर पोर्शन ऑफ द सीट्स चुनाव लड़ेगी और इससे किसी को ऐतराज नहीं। मतलब उसका जो चुनिंदा सीट होगा, हॉट सीट होगा, उस पर अपना कैंडिडेट। देखिए, पहली बात, भाजपा अपनी कोई भी जीती हुई सीट छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात, भाजपा ज्यादातर जदयू की सीटों पर, जो सीटें उसने पिछली बार दे दिया था नेगोशिएशन में, उसकी सीटिंग सीटें थी, सिवान की सीट थी, उन सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी। तो जहां 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने नेगोशिएशन में दिया था, उन सीटों पर भी भाजपा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 14 का चुनाव आपको याद होगा, 14 के चुनाव में एक खास बात हुआ था, भाजपा के खिलाफ बिहार में नीतीश भी थे और कांग्रेस राजद भी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मात्र मुझे लगता है कि रामविलास पासवान थे भाजपा के साथ। अब नेगोशिएशन की बात आती है, तो नेगोशिएशन तो निश्चित तौर पर रामविलास पासवान वाला तो नहीं कर पाएंगे चिराग पासवान या उनके चाचा पशुपति पारस, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं और 2 धड़े हैं और रामविलास पासवान वाली बात थोड़ी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। और बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भाजपा के साथ जो गए थे तो क्या हुआ था आपको याद ही होगा। 2 जगहों से चुनाव वो हारे थे, मतलब भाजपा के साथ हारे थे कि नहीं याद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में जो चुनाव लड़ने गए थे 2 जगहों से वो चुनाव हारे थे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ जो कर्कश किया रिश्ता, ये भी भाजपा को याद है। मांझी का आना जाना भाजपा के साथ लगा रहता है। नीतीश के प्रति जो उनका प्रेम था, उसका तो नीतीश कुमार ने सरेआम कत्ल कर दिया सदन में ही, चिटफाड़ कर दिया उन्होंने। हाँ, और बचे खुचे रहे मलाह। तो मलाह ने कल ही एक इंटरव्यू में एक बात कही है कि मुझे महागठबंधन ने धोखा नहीं दिया है, मुझे एनडीए ने धोखा दिया। जी, तो चलिए, मतलब ये बात एनडीए ने हमारे विधायकों को तोड़ा, हमारे लोगों को तोड़ के अपने में शामिल कर लिया। पीठ वाला जो खंजर था तेजस्वी यादव का, वो उनको उतना दर्द नहीं रहता जितना कि चेहरे पर दिया हुआ तमाचा भाजपा का दर्द करता है। मैंने शुरू में ही कहा था। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि मतलब मलाह को उनका एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए भाजपा अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब दिक्कत क्या है कि मलाह ने 13 सीट मांग दी उस नेगोशिएशन में, तो ये कभी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की 1-2 सीटें देने को लेकर भाजपा सोच भी सकती है, लेकिन वहां एक पहले से निषाद दल है और वो निषाद दल उस समीकरण में कहीं ना कहीं नाराजगी उसकी भी आ सकती है सामने। तो ये सब सोचना पड़ेगा भाजपा को। लेकिन फिर भी एक वाहिद समीकरण बन चुका है दिल्ली में और उस समीकरण पर काम करने की इजाजत दे दी गई है घटकों को कि आप तैयारी कीजिए। और बिहार में चिराग का बार बार नवादा जाना, उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट में डेरा डाल देना, सुपौल सीट से सिटिंग सांसद का फेफड़ी पर जाना, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर सीटें अंदर अंदर संयुक्त
हो चुकी हैं। अब बस उस एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर उसे फाइनल कर देना है। एक और बात आप कहिए कि समीकरण को कभी भी नीतीश आकर वापस बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुकेश सहनी का क्या होगा? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके लिए भी एक जायज रास्ता और एक अंडरस्टैंडेबल प्रपोजल बनाकर रख दिया गया है। अच्छा। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये मामला होना क्या है। देखिए, आप शुरू कीजिए भाजपा से। भाजपा 30+ सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आप भाजपा को 30 सीटों पर चुनाव लड़ते जरूर देखिएगा। मैं वर्स्ट केस में भी भाजपा को 28 सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ देख रहा हूं। अब आप कहिए कि ये 28 से जो 32 सीटों के बीच की बात है, ये कैसे हो पाएगा सर? तो वही मतलब मैनेज करने वाली स्थिति है कि मैनेज हो सकता है। देखिए, 17 सीटें तो भाजपा की हैं। जी, वो बिल्कुल। तो भाजपा जीत कर आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा को कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में जी। चाहिए अपने तरफ। वो जदयू को हराना चाहती है उन सीटों पर। वो उन सीटों पर अपना आधिपत्य वापस चाहती है। इसमें ज्यादातर सीटें सवर्ण बहुलता के वोट वाली भी हैं। आप समझ रहे हैं सर? तो इसमें एक प्रश्न ये उठेगा, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अगर नेगोशिएशन करती है तो चिराग है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी, किनको वहां पे खड़ा कर सकती है? अगर लगता है कि जदयू से ये टक्कर दे सकते हैं वैसी सीटों पर। देखिए, जदयू से सीधी टक्कर तो भाजपा खुद चाहेगी। सीधी खुद वो टक्कर खुद चाहेगी, वो भरोसा किसी और पर नहीं करेगी। हाँ, कुछ सीटों पर जहां भाजपा को लगता है कि वो डू और डाई है, कंप्लीट तौर पर लग रहा है कि मतलब उसमें हार ही जाना है, बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा वहां से, वहां कुछ लोगों को शहीद होने के लिए भेजा जाएगा, तो वो समझ जाएंगे लोग जिसको भेजा जाएगा। जैसे उपेंद्र कुशवाहा है तो उनकी लड़ाई तो जदयू से सीधे है, उनकी भी तो वो भी चाहेंगे कि मतलब वो सीटें हमें मिले जिससे अब कितनी सीटें, देखिए ये सब कुछ पचाने पर है। भाजपा इस बार के चुनाव में रिस्क लेना नहीं चाहती है, तो जो बच्चा जितना उतना ही बड़ा काटेगा हिस्सा जितना वो पचा सकता है। और भाजपा ने इसके लिए एक रणनीति बना ली है। और एक बात जान लीजिए, 5 राज्यों के चुनाव में, बार बार कह रहा हूं, 5 राज्यों के चुनाव में जो जीत हुई है भाजपा की, कोई भी घटक दल इस स्थिति में नहीं है कि दबाव डाल सके, वो दबाव डाल सके। और वो अंदर अंदर सबको पता है कि क्या होने वाला है 24 में। तो कोई भी जीतने वाले घोड़े पर ही दाव लगाना चाहता है। और एक और बात आप जान लीजिए, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर अगर कोई दबाव बनाता है और उस स्थिति में इस गठबंधन से उसे बाहर जाना पड़ता है, तो महागठबंधन उस स्थिति में नहीं है कि 5 सीट दे के किसी को एडजस्ट कर ले। अब आते हैं सीटों पर सीधे फिर से। देखिए, समीकरण बहुत सीधा है। भाजपा को मैंने जैसे कहा कि 28 में वर्स्ट केस में 28 सीटों पर चुनाव लड़ता देख रहा हूं, और 30 तो लड़ ही रही है भाजपा। ऐसा हो सकता है कि भाजपा 32 सीटों पर भी चुनाव लड़े। अच्छा। लेकिन यहां चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान पिछली बार जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे और जितने उनके सांसद थे, उतनी सीटें तो मांग ही रहे हैं। उनकी शर्त ही थी कि मुझे पशुपति पारस के बारे में नहीं जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है। मैं पशुपति पारस को मानता ही नहीं हूँ लोजपा। मेरे पिता ने मुझे जो पार्टी दी थी, उस पार्टी के सांसद इतने थे, वो सीटें मुझे वापस चाहिए। अब है क्या, 6 सीटें जो चिराग पासवान को चाहिए, उन 6 सीटों पर जो सांसद हैं उनमें से किसी को चिराग पासवान रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात जान लीजिए। कई लोग जाकर उनसे लगातार मिल रहे हैं। वही मैं पूछने वाला था कि कई लोग फूल लेके पशुपति पारस के कई लोग उनके साथ अलाइन भी हो चुके हैं, कई लोग अंदर अंदर उनके साथ हैं, कई लोग खुलकर साथ हैं। लेकिन मैं आपको लिखित दे रहा हूं, इस वक्त चिराग पासवान की जो राजनीति है, मुझे कोई भी सांसद पुराना जो उनसे टूट कर चला गया वापस आकर उनके बगल भी बैठ जाए, उनके कंधे पर भी बैठ जाए, मुझे वापस उनके टिकट पर चुनाव लड़ता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वो 30 याद है, वो रहेगा 30 है। एक बार जो पार्टी टूट गई, दोबारा सांसद बनेंगे, फिर 4 साल 5 साल के लिए चुनाव देंगे तो क्या, चुनाव लगा देंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चिराग अब वो दर्द दोबारा झेल नहीं सकते हैं, इसलिए वरना राजनीति फिर 10 साल पीछे चली जाएगी। सारा धूल फांकना पूरे बिहार में बेकार हो जाएगा। बार बार आपको इतना बड़ा मौका नहीं मिलता है कि तेजस्वी यादव के बराबर की पॉपुलैरिटी आपको मिल जाए। इनफैक्ट बेहतर आपको कहीं कहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो इतनी भीड़ का आप न्याय अगर वक्त पर नहीं कीजिएगा तो फिर दोबारा वो समय आपको मिलने वाला नहीं है। तो चिराग पासवान की स्थिति क्या होगी? देखिए, चिराग पासवान एक तो जमुई उनका है ही, उसको कोई छू नहीं सकता है। हाजीपुर में उन्होंने दाव डाल दिया है। हाजीपुर जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि मेरा है, और भाजपा इस पर कुछ नहीं कह रही है, और चाचा मेरे बेआबरू हो जा रहे हैं बोलते बोलते। मुझे लगता है कि हाजीपुर चिराग पासवान का हो चुका है। समस्तीपुर की सीट पर भी चिराग पासवान की नज़र है। प्रिंस
जो कुमार है उनके भाई हैं, अंदर अंदर तो खबर ये आ रही है कि प्रिंस अपने भाई से वापस संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी पशुपति पारस का फ्यूचर अपना नजर नहीं आ रहा है। उनको रिपीट किया जाएगा सांसद में या फिर कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी हो सकता है उन्हें भाजपा ने भी सर्वे कराया है और सर्वे में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है प्रिंस का, तो हो सकता है उनको विधायक की तरफ ठेला जाए या जो हो। अच्छा। कहने का मतलब समस्तीपुर सीट भी चिराग चाहते हैं। नवादा मुंगेर में से एक सीट चिराग पासवान को मिल सकता है। अच्छा। ये जो 4, 5, 6 सीटें हैं इस पर चिराग पासवान का एक बड़ा दबदबा भी है। कई लोग वाल्मीकि नगर की बात करते हैं, कई लोग जहानाबाद की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बोल दूं वाल्मीकि नगर जहानाबाद चिराग के नेगोशिएशन में कहीं नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के पास विशुद्ध तौर पर सबसे ज्यादा एनडीए घटक दल में 4 सीटें जाता हुआ मैं देख रहा हूं। और चिराग ने तो नहीं कहा, लेकिन कई लोगों ने उनके कुछ सहयोगी, नहीं करीबी मतलब दूसरी तरफ वाले करीबी एनडीए वाले, उनके घटक दल के सहयोगियों ने ये इशारा किया मुझे कि ऐसी व्यवस्था चिराग पासवान के लिए कर दी गई है। कालांतर में चिराग पासवान जरूर चाहेंगे कि हमें 6 सीटें वापस मिल जाए, लेकिन अगर ये 4 सीटें मिल जाती हैं चिराग पासवान को, तो ये इस कंगाली में जो कहा जा सकता है ना कि आटा गीला होने से बच जाएगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो एक अभी भोकाल बना है थोड़ा सा, राम मंदिर और ये सब सारी चीजें, और जिस तरह से ईमानदारी से चिराग अब तक रहे भाजपा के साथ, बहुत सुख दुख देखा भाजपा से उन्होंने, लेकिन कभी भी वो रिश्ता नहीं तोड़ा उन्होंने। बहुत कुछ आवाज खाली करा दिया गया, क्या उपचुनाव में खिलाफ नहीं लड़े, एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा उन्होंने, और अब भाजपा के ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद चिराग पासवान जो अपना एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है उसको लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो 4 सीटों पर वो एडजस्ट कर जाएंगे। अब उनके पास बहुत मुंह भी नहीं है भरने के लिए, वैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है मुझे। सब तो टिकटें चाहता है, लेकिन वही बात है कि बच्चा जितना बचा सकता है उतना ही ना काटेगा। भाजपा अब उस स्थिति पे काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, चिराग पासवान के बाद जो दूसरी पार्टी जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छी स्थिति में है, प्लस माइनस तो हो रहा है लगातार, मैं देख रहा हूँ। कल ही देखा मैंने पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो रही थी। ये उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात चिराग पासवान से होती तो मैं समझता कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति ठीक है, लेकिन जैसी मुलाकात उनकी हुई और जैसा भ्रम दुनिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में वापस चले जाएंगे, एक पत्रकार तो कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, कुछ के कुछ। बिहार में हर चिड़िया अपने आप को डायनासोर का वंशज बोलती है। बिहार की खासियत है, बिहार में कितनों छोटी चिड़िया हो जिससे पेड़ का एक माने पत्ता नहीं टूटेगा, वो भी डायनासोर का वंशज कहती है। तो बिहार के ऐसे भ्रमित पत्रकारों की एक बड़ी फौज है, और मुखिया कौन है आपको पता ही है, और उस मुखिया का लेवल क्या है वो तो पता ही है आपको, वो कितना बड़ा पत्रकार है, हम लोग कितने छोटे एनालिस्ट हैं, तो समझना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इतना दबाव बनाने के बावजूद भाजपा पर एक ही रास्ता मिला कि आपसे संपर्क ये करेंगे, नेगोशिएट ये करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को काराकट और मुझे लगता है सुपौल की सीट, ये 2 सीटें मुझे मिलती नजर आ रही हैं। खबर तो है कि वाल्मीकि नगर सीट भी या मोतिहारी की कोई सीट उन्हें मिल सकती है, निगोशिएशन में हो सकता है ऐसा। अब जहानाबाद की सीट पर भी एक व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि बात हो गई है। तो किसी भी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें ही मिल रही हैं। आप कहिएगा कि इसमें फिर क्यों ऐसी गलती करेंगे, वो पार्टी नहीं बनाई, इतना मेहनत किया। एमएलसी की सीटें कई बिहार में खाली होंगी, राज्यसभा की सीटें कई खाली हो रही हैं। इन सीटों पर भी लोगों को एडजस्ट करना है। कोई बड़ी बात नहीं कि 2019-14 की तरह फिर से चिराग पासवान के खाते में चला है कोई राज्यसभा सीट। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़के अगर राज्यसभा चली जाए तो चिराग पासवान के लिए बेहतर समझौता होगा। फिर 4 सीट पर तो चिराग पासवान खुशी खुशी मान जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है सर डील हो भी गया होगा, क्योंकि निश्चित तौर मैं तब कही ना हूँ यही बात की डील हो गई है। इनकी बस ये घोषणा तब होगी ना जब सबका हो जाए। जी माँ को लेकर कई बार चिराग पासवान हाजीपुर की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब तो शांत है, बिल्कुल कुछ अंदर बात हो चुकी है। हाँ, और कहीं ना कहीं उपेंद्र जी को भी मुझे लगता है कि एक उनके बहुत करीबी हैं जिनको उन्हें सेट करना राजनीति में बहुत जरूरी है। 2-3 राउंड से वो सेट नहीं हो पाए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि माधव आनंद जी को चुनाव न लड़ाकर मुझे लगता है कि बैकडोर पॉलिटिक्स उनको कराया जाए, तो एक बड़ी लायबिलिटी वहां भी उनकी है। तो हो सकता है कि ऐसा हो। 2 सीटों से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा है। दावा बहुत हो सकता है,
सुपौल हो, जहानाबाद हो। जहानाबाद सीट तो मतलब लास्ट मोमेंट पे बातचीत सामने आई, जैसे कि चिराग को लेकर भी आता है, जहानाबाद चिराग ले सकते हैं, लेकिन आप हम जानते हैं कि क्या होना है वहाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस कॉन्फिडेंस हम ये बात कह रहे हैं, एक बात जान लीजिए कि अंतिम समय में चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। नेगोशिएशन में यही खासियत है और यही ताकत है कि वोट बैंक और जो जोड़ घटाव होता है सीटों का, विनेबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कभी आप रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं, कभी आप रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम मांझी जी को एक सीट मिल रही है। मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई शर्त नहीं रखेंगे एनडीए में रहने का, तो ये एक सीट उनको मुबारक हो, ये सीट उनको मिल रही है। तो उनको भी क्या बैकडोर पॉलिटिक्स में उनकी किसी पार्टी से या फिर उन्हीं को कहीं एडजस्ट करने की बात हो? उनके बेटे नहीं, उनके बेटे को ये देखिए, जान लीजिए बात, उनके बेटे को अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री बनाने का वादा किया है। अच्छा, तो ये बड़ा वादा है, ये उनको इज्जत दिलाने का, उनके समाज को एक प्रण लिया गया है भाजपा के द्वारा। और जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, वैसे ही अगर हो सकता है कोई बड़ा दाव खेलकर अगर जीत जाते हैं तो इनको अगर केंद्रीय मंत्री बनाते, ये डबल विन हो जाएगा मांझी के लिए, और नीतीश कुमार को एक बड़ा तमाचा भी होगा। अब यहाँ के बाद बचते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का एक बात आप जान लीजिए। मुकेश सहनी से पहले हम पारस की बात करें, क्योंकि एनडीए का वो हिस्सा है। पारस, पशुपति पारस को आप, चूंकि मैं स्पष्ट बोल दूं, बाकी सांसदों का तो मुझे पता नहीं, दर्शक समझ रहे हैं कि कोई बच्चा नहीं है उनके साथ, जब प्रिंस पासवान तक उनके साथ मुंह नहीं दिख रहे हैं, चंदन सिंह का भाजपा कुछ अलग ही जुगाड़ कर रही है, तो ऐसे में पशुपति पारस एकमात्र सांसद बच जाते हैं अपनी पार्टी के, जिनको टिकट देना जरूरी है भाजपा को, और उनकी सीट तो चिराग पासवान मांग रहे हैं। तो मुझे दूर दूर तक, देख लीजिए कितना मैंने राजनीति में भ्रम होता है, मुझे दूर दूर तक पशुपति पारस को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि फिर यहीं पे राज्यसभा और बाकी चीजें आती हैं। भाजपा के पिटारे में केंद्र में सरकार होने की वजह से चलते बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ है, कहीं भी सेट कर सकती है एक रिटायरमेंट बढ़िया प्लान ऑफर करके पशुपति पारस को, जिसके चलते उनका चिराग से बहुत लड़ाई भी ना हो, एक सुखद राजनीतिक जो विदाई हो वो भी हो जाए। रामविलास पासवान के भाई हैं, चिराग के चचा हैं, एनडीए के बहुत ईमानदार सहयोगी अब तक हैं, तो उन्हें भाजपा छोड़ तो सकती नहीं। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें भी एक दो सीटें मिल जाए, लेकिन फिलहाल कोई सांसद उनका रिपीट उनके साथ तो कम से कम होना नहीं चाहता है। सारे सांसदों को समझ में आ गया है कि इस नेगोशिएट करके सीट ले नहीं पाएंगे। बार बार उनके सांसदों को कभी मोदी से मुलाकात करते देखिएगा, तो कभी देखिएगा नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, तो कभी चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं। दैट मीन्स कि इनकी पार्टी अंदर से क्रम्बल हो चुकी है, कभी भी छूते ही गिर जाएगी। तो अब छूने वाला काम कौन करेगा, घंटी कौन बांधेगा, वो तो भगवान जाने। मुकेश सहनी की बात करते हैं। देखिए, जितनी सीटें हमने जोड़ी, ये 39 सीटें हो गई हैं लगभग। एक सीट जो बच रही है, वो एक सीट मुकेश सहनी की सीट है। मुकेश सहनी अगर भाजपा के साथ आते हैं तो खगड़िया मुजफ्फरपुर में से एक सीट उनको दिया, ज़्यादा पॉसिबल है कि खगड़िया की तरफ भाजपा ठेलना चाहेगी, मुजफ्फरपुर वो आना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर में सिटिंग सांसद हैं भाजपा का, उसको हटाकर सीट देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर अंतिम समय में कलेजा ही काट के मांग लेते हैं मुकेश सहनी, और भाजपा को लगता है कि नहीं, मलाहों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो चाहिए, तो ये कलेजा भी दे सकती है भाजपा। कई बार सांसदों को बिठाया है, ओम प्रकाश सांसद सिवान के यहाँ बिठाए गए, कई सांसदों को पिछली बार बिठाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि सीटिंग सांसद मुजफ्फरपुर के बैठा दिए जाए और मुकेश सहनी को टिकट दे दिया जाए। उनका थोड़ा सा चलता भी छत्तीस का आंकड़ा उनके साथ। पिछली बार जो गठबंधन से बाहर हुए थे, इंडिया गठबंधन से, तब किसने कराया था आपको पता ही है, जी जी जी, अजय निषाद थे वहाँ के, उनके साथ विवाद हुआ था, और उनका टिकट काटने के लिए भाजपा को अपना दिल काटना पड़ेगा, लेकिन कैसे क्या होगा वो तो समय बताएगा। ये एक ऐसी सीट है जो कहीं ना कहीं रख दिया गया है, ये एहसास कराने के लिए मुकेश सहनी को कि अगर चाहिए तो ले जाइए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगोशिएशन का एक रास्ता छोड़ा गया है। खगड़िया सीट पर चुनाव लड़े ही थे, एक सीट मुकेश सहनी के लिए रखा गया है। खगड़िया सीट तो जानते ही आपकी, वो तो भाग चुके हैं वहां से सांसद एनडीए के, जी जी जी, जो पशुपति पारस सांसद थे, और वहीं से चुनाव लड़े थे उनके अगेंस्ट में मुकेश सहनी खुद, तो वो सीट भी उनका वेट कर रही है। लेकिन मुकेश सहनी शायद चाहते होंगे कि वो सीट नहीं लें, क्योंकि विनेबिलिटी नहीं रही वहाँ,
एक बार हार गए, ज्यादा चांसेस उनका रहेगा। हाँ मुजफ्फरपुर में चाहेंगे, दो उससे फायदा हो जाएगा। एक भाजपा से बदला हो जाएगा, भाजपा सांसद से जो उनको पूरा एकदम दे रहे थे डोज। दूसरा वो सीट निषादों की सीट है, वो विनेबल सीट है, तो वो जीत भी सकते हैं वहां से, और फिर जीते तो फिर केंद्र मंत्री बनना उनका भी लगभग तय ही है। ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अब कल ही तो कह दिया उन्होंने कि एनडीए हमको दर्द दिया है, तो अब दर्द दिया है तो दवाई भी दे, हम तो यही कहेंगे। आखिरी नाम बच जाता है इसमें नीतीश कुमार जी का। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी के लिए 31 तारीख को हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है। वो आइसक्रीम खिलाता ना ऐसे करके, टोपी पहन के, धर पकड़ प्रतियोगिता। तो नीतीश कुमार जी को ऐसे ही आइसक्रीम के डब्बा में सीट रख कर ऐसे से अमित शाह धराएंगे। धर लिए तो तुम्हारा, नहीं धरे तो हमारा, जाओ। चलिए, तो अब 31 तारीख की फैसले, लेकिन पैच। चलिए, 29 तारीख को बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे। सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उससे पहले एनडीए गठबंधन ने अपना सीटों का बंटवारा कर लिया है और सभी को संकेत भी मिल चुके हैं कि जाइए भाई, अब तैयारी कीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की स्थितियों को भांपते हुए बड़ा फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। सीटों के बंटवारे में इंडी गठबंधन से एनडीए गठबंधन आगे है। अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार बिहार में क्या सीटों का बंटवारा करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है और पंचनामा में चीरफाड़ ऐसे ही हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।